प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, शाम के 7:30 बज चुके हैं और हम लोग प्रतिदिन शाम 7:30 बजे यूपी टीजीटी शिक्षक भर्ती 2022 के संपूर्ण पाठ्यक्रम का क्रमशः अध्ययन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और मित्रों, यह सभी कक्षाएं आप सभी लोगों के लिए पूर्णतया निःशुल्क है। इसके लिए आप लोगों को कोई भी 1 रुपया कहीं भी शुल्क नहीं देना है। और जो भी हमारे भाई बहन मित्रगण अभी इस कक्षा के वीडियो को नहीं देखे होंगे, चाहे वह मेघदूतम की हो, चाहे वह संपूर्ण नीति शतकम की हो, चाहे वह संपूर्ण समास की हो, चाहे अलंकार की हो, है ना, वह जो है सभी कक्षा के वीडियो मित्रों इसी चैनल संस्कृत कौमुदी पर ही प्ले लिस्ट में क्रमशः पड़ी हुई हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वहां से जाकर के संपूर्ण नीति शतकम का अध्ययन कर सकते हैं। और वहां पर प्रश्नोत्तरी की भी वीडियो पड़ी है मित्रों। संपूर्ण नीति शतकम के 360 प्रश्नों की, भयंकर से भयंकर प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी की पड़ी है, उसको भी देख सकते हैं। संपूर्ण समास को आप क्रमशः 1-2 पाठ करके मित्रों 30 पाठ है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और संपूर्ण समाज से लगभग 450 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पड़ी है, उसको भी देख सकते हैं आप लोग। इसके लिए मित्र आप लोगों को कोई शुल्क नहीं देना है, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने कक्षा की तरफ, जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं पूर्व मेघ का। और हम लोग कल की कक्षा तक इसके 42 श्लोकों का अध्ययन कर चुके हैं। और अब आज की कक्षा का इस 43वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं मित्रों इसे हम लोग। तस्मिन् काले नयन सलिलम योषिताम खंडितानाम शांतिम नेयम प्रणयिभिरतो वर्त्म भानोस्त्यजासु प्रालेयास्त्रम कमल वदनात् सोपि हर्तुम नलिन्याः प्रत्यावृतास्त्वयि कररुधि स्यादनल्पाभ्योषूयः। है ना मित्रों, देखिए अभी इस श्लोक में थोड़ी सी चर्चा हम लोग जो कल की कक्षा जहां समाप्त किए थे उसकी कर लेते हैं, तो इसको समझने में सरलता होगी। देखिए, मेघ उज्जैनी में रात्रि को व्यतीत करता है। कहां पर? उज्जैनी के ऐसे भवनों के छत पर जहां पर अपारावत अर्थात कबूतर सो गए हों, ऐसी जगह पर वह रात्रि को व्यतीत करता है। फिर यक्ष मेघ से कहता है कि रात्रि बिता करके प्रातः काल तुम शीघ्र ही वहां से प्रस्थान करना अलका के लिए, क्योंकि मित्रों के काम की बीड़ा उठाने वाले लोग ढीले नहीं पड़ते, इसलिए तुम भी प्रातः काल शीघ्र ही चल देना। अब देखिए, जब प्रातः काल शीघ्र चलने की बात कर रहे थे 42वें श्लोक में, है ना मित्रों, तो अब यहाँ पर कह रहा है यक्ष मेघ से कि हे मेघ, जब तुम प्रातः काल प्रारंभ करना यात्रा को, तो तुम सूर्य के मार्ग को छोड़ देना, है ना, नहीं तो सूर्य तुम्हारे ऊपर क्रोधित हो सकता है। अब क्यों मार्ग को छोड़ देना, क्यों क्रोधित हो सकते हैं, क्या कारण है, अब आइए देखते हैं मित्रों हम लोग इस श्लोक में समझते हैं। तो देखिए, कह रहे हैं तस्मिन काले, उस काल में था मित्रों जो पूर्व के श्लोक में हम लोग पढ़े, अर्थात प्रातः काल में, ठीक है ना, स्पष्ट हो गया। नयन सलिलम अर्थात मित्रों नेत्र का, नयनम मने नेत्र, सलिलम मने पानी। तो नेत्र का पानी को हम क्या कहते हैं? आंसू, है ना। तो कह रहे हैं कि प्रातः काल में आंसू, तो किसका आंसू? तो कह रहे हैं योषिताम अर्थात मित्रों स्त्री, हम लोग अर्थ लगा लेंगे नायिका का, है ना, नायिका का आंसू। तो फिर प्रश्न उठ जाएगा, कैसी नायिका का? तो कह रहे हैं खंडिता नाम अर्थात खंडिता नायिका का, है ना, खंडिता नायिका मित्रों उसको कहते हैं जो कि जिसका पति, जिसका प्रेमी गायब हो जाए रात भर, और जब लौट रहा है तो उसके पास जो है कि पर स्त्री के रति क्रीड़ा में किए गए कुछ चिन्हों को जब वह देखती है तो रुष्ट हो जाती है, रोने लगती है। तो ऐसी स्त्री को खंडिता नायिका कहा जाता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। पहले कह रहे प्रातः काल में खंडिता नायिका के आंसू को, हम लोग अर्थ लगा लिया कि आंसू को, हो गया ना पूरा अर्थ, बस अन्वय बना लेंगे थोड़ा कि प्रातः काल में खंडिता नायिका के आंसू को, क्या करना है? आंसू को
शांति नेयम अर्थात मित्रों समन करना है, शांति नेयम समन के लिए जाना है, समन करना है। तो शांति नेयम को हो जाएगा मित्रों पोछना है। हम लोग अर्थ लगा लेंगे अपने सरल शब्दों में, तो पोछना है, खड़ी पाई कर लेंगे। राइट। अब देखिए फिर शब्द कि प्रातः काल में खंडिता नायिका के आंसू को पोंछना है। तो प्रश्न फिर उठ जाएगा यहाँ पर कि भाई पोंछना है तो किसको पोंछना है। तो देखिए प्रणय भी है ना, प्रणय भी अर्थात प्रेमियों को, प्रेमियों के द्वारा पोंछना है या प्रेमियों को पोंछना है। ठीक, हम लोग अर्थ लगा लेंगे प्रेमियों को पोंछना है। प्रातः काल प्रेमी भाई हमने अभी चर्चा की हम लोग की खंडिता नायिका कि उसका पति जो है या प्रेमी रात भर गायब है, सुबह आएगा तो प्रातः काल अब उसकी जो नायिका है स्त्री है तो रोएगी ही, तो उनके आंसुओं को पोंछना है। राइट। तो ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब कर है अतः, अतः अर्थात मित्रों इसलिए, इसलिए क्या करना, वर्तम मतलब मार्ग को, है ना, मार्ग को। देखिए मित्रों एक एक शब्दों को समझिए। भानु अर्थात सूर्य, भानु अर्थात सूर्य। अब त्यज, त्यज मतलब त्याग देना मित्रों, हम लोग अर्थ लगा लेंगे छोड़ देना। ठीक, छोड़ देना। और आशु, आशु मतलब होता है मित्रों शीघ्र। ठीक, शीघ्र है ना, आशु अर्थात शीघ्र अर्थ होता है इसका। ठीक, तो कह रहे हैं इसलिए तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना। तो आप लोग देखिए अब दो बातें यहां पर हो गई, दोनों यह बैठ नहीं रहा होगा, क्योंकि ये अर्थ दिया कि प्रातः काल में खंडिता नायिका के आंसू को प्रेमियों के द्वारा पोंछना है ना, इसलिए तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, है ना। यानी कि सूर्य भी अपने, सूर्य को भी अपनी नायिका के आंसू को पोंछना, यही ना बातें हुई भाई। सारे लोग अपने प्रेमिका के नायिका को अर्थात नायिका के आंसू को पोंछते हैं, तो सूर्य भी अपने नायिका के आंसू को पोंछेगा, इसलिए तुम मार्ग के, सूर्य के मार्ग को छोड़ देना। तो फिर प्रश्न चिन्ह लगता है मित्रों कि सूर्य की नायिका कौन है, क्या करना है उसको, है ना। अब इस पंक्ति में देखते हैं। तो कह रहे नलिन्या, है ना, कि प्राले आश्रम कमल वदन्यात् सोपि हर्तुम नलिन्या अर्थात कमलिनी, अर्थात कमलिनी। ठीक है ना मित्रों, अभी चर्चा इस पर विशिष्ट बाद में होगी, बस पहले इस प्रकार से समझिए। अर्थात कमलिनी, कमलिनी नायिका के कमल वदनात्, यानी कि कमल रूपी मुख, कमल रूपी मुख पर, है ना, कमलिनी के कमल रूपी मुख के प्राले आश्रम यानी ओस रूपी आंसू, ओस रूपी आंसू, ओस रूपी आंसू को, है ना। अब देखिए कमलिनी के कमल रूपी मुख के ओस रूपी आंसू को सह मने वह, सह मने वह अर्थात कौन मित्रों, सूर्य। अपि मने भी, सूर्य भी, है ना, सूर्य भी। हर तुम मने दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, हरण करने के लिए। प्रत्यावृत्त मने क्या करेगा, है ना, लौटा हुआ, लौटा हुआ। ठीक, अब मित्रों इतना फिर से देख लेते तब आगे बढ़ते हैं, है ना। तो कह रहे हैं कि भैया सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, क्योंकि कमलिनी के कमल रूपी मुख के ओस रूपी आंसू को दूर करने के लिए वह सूर्य भी लौटा हुआ होगा सुबह में, जैसे सारे लोग लौटते हैं सुबह में अपनी प्रेमिका के आंसू को पोंछने के लिए, वैसे सूर्य भी अपनी कमलिनी नायिका के कमल रूपी मुख पर ओस रूपी आंसू को पोंछने के लिए लौटा हुआ है ना। तो जब अब सूर्य लौट गया उसको पोंछने के लिए, तो ओस कैसे पोंछेगा वह, है ना। तब कह रहे हैं कि त्वयि तुम्हारे द्वारा करे कर रूधि, कर रूधि। कर का मतलब मित्रों यहाँ पर दो अर्थ हो जाएगा, एक तो हाथ और दूसरा किरण। तो करे हाथ रूपी किरण को अरुधि मने रोकना, यानी कि अवरोध करना, रोक लेने पर, चूंकि सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर कर रूधि, कर तब तुम्हारे द्वारा ये हाथ रूपी किरण के, किरण रूपी हाथ के रोक लेने पर, है ना। क्या स्याद मने हो, भाई अब
तुम सूर्य के किरण रूपी हाथ को रोक दोगे, है ना, जब वो अपना, सूर्य के पास हाथ है कौन, किरण ही है ना, तो वह अपने उस किरण रूपी हाथ को बढ़ाएगा कमलिनी के कमल रूपी मुख पर ओस रूपी आंसू को पोंछने के लिए, क्योंकि मित्रों किरण आएगी तभी तो कमलिनी के ऊपर जो मुख पर जो ओस पड़ा रहता है तभी ना वह पोंछेगा, तभी ना वह सूखेगा। देखिए कितनी सूक्ष्म रचना कर रहे हैं यहाँ पर महाकवि कालिदास जी। तो सूर्य जो है अपने किरण रूपी हाथ को कमलिनी के मुख पर ओस रूपी आंसू को पोंछने के लिए जब हाथ बढ़ाएगा, तो तुम उसको जब तुम रोक लोगे, हे मेघ जब उसको तुम रोक लोगे, तो शायद माने हो सकता है क्या कि अनल्पाभ्य सूयः, है ना, अर्थात मित्रों क्रोधित, तो हो सकता है कि वह तुम्हारे पर सूर्य क्रोधित हो जाए, इसलिए तुम उसका मार्ग को छोड़ देना। आगे बात समझने मित्रों, हो सकता है कि वह तुम्हारे पर क्रोधित हो जाए जब तुम उसका राग करो। अब क्यों नहीं, कोई भी होगा नायक अपनी नायिका के आंसू को पोंछने के लिए हाथ बढ़ाए, और कोई भी अगर उसके हाथ को जाकर के रोकेगा, पकड़ेगा, तब बताइए क्या होगा, वह नायक, वह तो क्रोधित होगा ही ना। स्वाभाविक सी रचना यहाँ पर महाकवि कालिदास जी कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए है कि कवियों की श्रेणी में या कवियों की भाषा में सूर्य नायक और कमल, जो कमलिनी होती है और नायिका होती है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा का प्रश्न है ना, कि सूर्य नायक होता है, कमलिनी नायिका होती है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके संपूर्ण अर्थ को एक बार पुनः देख लेते हैं कि प्रातः काल में, हे मेघ, यक्ष कह रहा है कि हे मेघ प्रातः काल में खंडिता नायिका के आंसू को प्रेमियों के द्वारा पोंछना है, इसलिए प्रेमियों के द्वारा पोंछा जाता है, प्रेमी लोगों को पोंछना रहता है, इसलिए तुम सूर्य के मार्ग को शीघ्र ही छोड़ देना, क्योंकि कमलिनी के कमल रूपी मुख पर ओस रूपी आंसू को वह सूर्य भी पोंछने के लिए लौटा हुआ रहेगा, और तुम्हारे द्वारा हाथ रूपी किरण रूपी उसके हाथ को रोक देने पर हो सकता है कि वह सूर्य तुम्हारे ऊपर क्रोधित हो जाए, इसलिए तुम उनके मार्ग को छोड़ देना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं इसमें परीक्षा के उपयोगी जो प्रश्नोत्तरी का है ना। तो पहली प्रश्नोत्तरी मित्रों इसकी यह होगी कि ये सूर्य का, यह जो सूर्य है, सूर्य की नायिका कौन है, या कमलिनी किसकी नायिका है। एकदम बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि कमलिनी किसकी नायिका है, तो सूर्य की, या सूर्य किसका नायक है, तो कमलिनी की, या सूर्य की नायिका कौन है, तो कमलिनी है। कैसे भी प्रश्न घुमा करके पूछा तो सूर्य और कमलिनी वाली बातें एकदम हम लोगों को दिमाग में बैठा लेनी है, राइट। एक प्रश्न हो गया। दूसरा, सूर्य को सुबह में किसका आंसू पोंछना रहता है, या किसका आंसू पोंछना है, तो मित्रों कमलिनी का आंसू पोंछना है। यह दूसरा प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न कि यक्ष मेघ से किसके मार्ग को छोड़ने का अनुरोध कर रहा है। फिर से समझिए, यक्ष मेघ से किसके मार्ग को छोड़ने का अनुरोध कर रहा है, तो सूर्य के मार्ग को छोड़ने का अनुरोध कर रहा है। ठीक, अच्छा अगला प्रश्न, अब सूर्य मेघ पर क्यों क्रोधित हो जाएगा। प्रश्न को सुनिए, सूर्य मेघ पर क्यों क्रोधित हो जाएगा, या मेघ पर सूर्य क्यों क्रोधित होगा, तो सीधा सीधा उत्तर है मित्रों कि उसके किरण रूपी हाथ को रोक लेने पर वह क्रोधित हो जाएगा, है ना। आराम से यहाँ पर एक सरल सा बिल्कुल सिंपल सा परीक्षा के लिए बड़ा सुयोग्य प्रश्न बनता है इसमें से। ठीक, चलिए ये इसमें से मित्रों साहित्य से प्रश्न हो जाएगा। अब इसमें हम लोग अलंकार देखते हैं, बड़ा बेहतरीन अलंकार है इसमें। ठीक, पहला तो हम लोग इस पंक्ति को देखते हैं, ठीक है, चूंकि यहाँ पर कमल रूपी मुख है और यहाँ पर देखिए कमल रूपी मुख है और ओस रूपी आंसू है, तो इस पंक्ति को मित्रों जब अगर उठा करके रख करके पूछ दे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा हम लोगों का, रूपक अलंकार, कमल रूपी मुख। ठीक, चलिए अब इसमें देखिए, इसमें एक अलंकार हम लोगों को और दृष्टिगत हो रहा है कि यहाँ पर जो उत्तरार्ध का अर्थ है,
उत्तरार्ध का अर्थ, अर्थात यहाँ पर मार्ग छोड़ने के लिए कहा जा रहा है ना। यहाँ पर मार्ग छोड़ने के लिए कहा जा रहा है और उसका हेतु यहाँ पर बताया जा रहा है। वाक्यार्थ हेतु, है ना, वाक्यार्थ हेतु को यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको, सूर्य का तुम मार्ग क्यों छोड़ देना। प्रश्न को फिर से समझिए मित्रों, जो यहाँ पर अलंकार ये निकल रहा है, वाक्यार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। ठीक, ये अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। तो काव्यलिंग अलंकार कब होता है? जब किसी का निषेध हो, चाहे कोई बातें कही जा, उसका कोई हेतु हो। ठीक, तो यहाँ पर देखिए प्रेमियों को यहाँ पर सूर्य के मार्ग को छोड़ने की बातें कही जा रही है। इसके पीछे रीजन क्या है? ये दो पंक्तियों का इधर यह हेतु है, कारण है, इसलिए मित्रों हेतु काव्यलिंग अलंकार है। तो हम लोगों का हो जाएगा दूसरा अलंकार। ठीक, अब एक मित्रों इसमें आरोप करने से समासोक्ति अलंकार भी है, लेकिन छोड़िए उसको, बड़ा खोद करके निकालेंगे तब निकलेगा, छोड़ देते हैं। राइट, अब इसमें से मित्रों विशेष से विशेषण भी देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें से जो विशेष से विशेषण निकलेगा, तो यह सूर्य देखिए क्या है, विशेष। यहां पर जो यह स आया है यह विशेष है, इसका विशेषण कौन है? लौटा हुआ। सूर्य कौन है? लौट रहा है सुबह में, है ना। जैसे अन्य प्रेमी लोग लौटते हैं वैसे ही सूर्य भी लौट रहा है। यह क्या हो जाएगा मित्रों? इसका विशेषण। ठीक, यह इसका विशेषण, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे इसमें से कह रहे हैं कि क्रोधित हो सकता है। ठीक है ना, तो यह जो क्रोधित हो रहा है, छोड़ देते हैं, अच्छा उसको वहां पर छोड़ देते हैं, सिर्फ इसी को आप लोग लगा लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं, यहां तक तो पूर्ण हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते इसके व्याकरणात्मक टिप्पणियों में। तस्मिन काले, यह तो मित्रों बिल्कुल अर्ध निद्रा में हल करने जैसा है, इतना सरल है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सप्तमी विभक्ति एक वचन, उस काल में। अब आगे है नयन सलिलम, नयनयोः सलिलम, अर्थात नेत्र का जल। ऐसे ही हमको संबंध दिख रहा है, संबंध षष्ठी में होता है तो षष्ठी तत्पुरुष समास लगा लेंगे, कोई समस्या नहीं। फिर आगे देखिए योषिता खंडिता नाम, खंड धन कत धन टाप। इसके बाद मित्रों हम लोग सुआदि की उत्पत्ति करके अपनी आवश्यकता अनुसार षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में बना लेंगे खंडिता नाम। ठीक है ना, हो जाएगा। अब आगे देखते हैं शांति नियम, या कोई प्रश्न नहीं बनता। विशिष्ट, अब देखिए प्रणय भी, ये महत्वपूर्ण हम लोगों के लिए मित्रों। तो प्रणय एकदम नोट कर लीजिएगा इसको, हो सकता है तो आप लोगों के पुस्तक में दिया हो। प्रणय धन इनी क्या हो जाएगा मित्रों, और जो है कि प्रणयिनी, प्रणयिन, ये बना लेंगे। फिर हम इसके बाद अपनी आवश्यकता अनुसार रूप चला लेंगे, रूप चला करके हम तृतीया विभक्ति के बहुवचन में ना बनेगा ये रूप, बहुवचन, तो प्रणय भी हो जाएगा ना। तो अगर रूप इसमें विभक्ति पूछ दे प्रणय भी में तो तृतीया विभक्ति बहुवचन, और अगर प्रत्यय पूछ दे मित्रों प्रणयिनी भी में से कौन सा प्रत्यय है तो इन्हीं प्रत्यय। कभी कभी मित्रों होता है कि कुछ देखिए सरल सा ही होता है, ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटकता है तो मुझसे गलत बोला जाता है। जैसे त्रिभुवन में मैंने कुछ अलग समास हम बता दिए, ठीक है, द्वंद्व समास शायद हमने बोल दिया, ध्यान भटक गया। ठीक, उन सबों के लिए हम क्षमा चाहेंगे आप लोगों से। वर्तमान भानुष्ट ये तेजासु, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। आगे देखिए प्रालेयास्त्रम, प्रालेयास्त्रम, ठीक, अर्थात मित्रों कि ये प्रालेय तदेव अस्त्रम, है ना। तो मित्रों क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक, अब आगे देखिए कमल वदनाथ, कमल वदनाथ। तो यहाँ पर मित्रों हम लोगों को दो समास प्राप्त हो रहा है। एक तो कमल में वदनाथ, तो जब कमल में वदनाथ कहेंगे तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। और जब हम लोग कह देंगे इसके अगर विग्रह ऐसे किया जाएगा कमल रूपम वदनम, कमल रूपम वदनम, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पद लोपीय समास, है ना, मध्यम पद लोपीय समास। ठीक, तो ये दो समास हो जाएगा मित्रों। फिर से आप लोग इसको सुन लीजिएगा, जब हम लोग कहेंगे कमल में वदनाथ
तो यह विग्रह करेंगे तो कर्मधारय समास। और जब हम लोग विग्रह यदि करते हैं कमल रूपम वदनात्, तो मध्यम पद रूप का लोप हो गया, तो मध्यम पद लोपी समास हो गया। ठीक, तो यह दोनों होगा, जैसा ऑप्शन देखिएगा काम कर लीजिएगा। सह अपि हर तुम न लिन्या, ये वाला महत्वपूर्ण है मित्रों, परीक्षा की दृष्टि से एकदम नोट कर लेना है इसको, है ना। नल लिखिए पहले, नल धन इनी, नल धन इनी धन गीप प्रत्यय एकदम लगा लीजिए मित्रों, यह एकदम नोट कर लीजिए। नल धन इनी धन गीप क्या बन जाएगा, बराबर नलिनी, है ना, नलिनी यह बन जाएगा जब गीप प्रत्यय लगा लेंगे तो हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार इसमें सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे और षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बना लेंगे नलिन्या। तो अगर यह पूछ दे नलिनी में कौन सा प्रत्यय मित्रों, तो गीप गीस गिन बड़ा उलझाता है। ठीक, तो यह गीप प्रत्यय है, इसको एकदम नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद इसमें विभक्ति पूछ दे तो षष्ठी विभक्ति एक वचन। ठीक, कमलिनी का। आगे बात इसमें प्रत्यावृत्त, तो मित्रों प्रति उपसर्ग लगा लीजिए, प्रति धन आ धन वृत्त धन कत, वृधन कत ही ना होगा। प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग वृत्त धन कत, है ना, प्रत्यावृत्त ये बन जाएगा। अब आगे देखते हैं कर रूधि। कर रूधि यहाँ पर मित्रों सप्तमी एक वचन है, कर रूधि सप्तमी एक वचन। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि जो सप्तमी विभक्ति एक वचन जो हुई है वह जो है कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से हुई है, राइट। यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। तो अगर परीक्षा में पूछ दे मित्रों कर रूधि में कौन है, तो सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम से ही इसका प्रश्न बनता है मित्रों, यही सब। अब स्याद अनल्पा भेसूय, तो न अल्पा अनल्पा मित्रों, न अल्पा अनल्पा और तादृश्य भेसूय यस्य सह, अर्थात बहुव्रीहि समास, अर्थात बहुव्रीहि समास। ठीक मित्रों, अब परीक्षा की दृष्टि से देखिए, एक तो यह नलिन्या वाला है, बड़ा महत्वपूर्ण है, एक प्रणयनी वाला विभक्ति इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ना। बाकी एक कह लें कि इसमें किस सूत्र से समास हुआ है, अरे किस सूत्र से सप्तमी हुई है, तीन महत्वपूर्ण है। बाकी सब तो हम नहीं समझते कि उतना पूछेगा, अगर पूछे अभी तो बाकी सब तो बचेगा नहीं आप लोगों से। तो हम समझते मित्रों यह श्लोक आप लोगों के लिए कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यह रहा अगला श्लोक मित्रों 44वां, पढ़ लेते हैं पहले एक बार इसको। गंभीरायाः पयसि सरितश्चेतसीव प्रसन्ने छायात्मापि प्रकृति शुभगो लप्स्यते ते प्रवेशम तस्मादस्य कुमुद विशदान्यर्हसि त्वं न धैर्यान् अमोघी कर्तुं चटुल सफरो धर्तन प्रेक्षितानि। है ना मित्रों, देखिए अब इस श्लोक में यक्ष जो है मेघ से गंभीरा नदी में प्रवेश करने का वर्णन कर रहा है। ठीक, तो देखते हैं इस श्लोक को। हम लोग कह रहे हैं कि गंभीराया, ठीक, गंभीरा, इस नदी के बारे में भी चर्चा होगी मित्रों प्रश्नोत्तरी में, प्रश्नोत्तरी के समय। पहले अर्थ ही देखते हैं। गंभीरा, पयसी मने जल, पयसी अर्थात जल, और सरित मने नदी। ठीक, तो कह रहे गंभीरा नदी के जल में, पयसी सप्तमी है यहाँ पर तो जल में लगा लेंगे, है ना। तो गंभीरा नदी के जल में, स्पष्ट हो गया। अब प्रश्न उठता है मित्रों, गंभीरा नदी के जो जल है वह कैसा है ना। तो देखिए कह रहे हैं कि चेतसिव प्रसन्ने, चेतसि इव प्रसन्ने, विच्छेद कर लेंगे, चेतसि इव प्रसन्ने। तो चेतसि अर्थात चित्त के समान, चित्त के समान। ठीक, अब मित्रों कैसे चित्त के समान, प्रसन्ने अर्थात निर्मल, तो अर्थ क्या लगा लेंगे, निर्मल। तो निर्मल चित्त के समान, आई बातें समझ में। फिर से अर्थ को देख लेते हैं। तो कह रहे गंभीरा नदी के निर्मल चित्त के समान, निर्मल चित्त के समान जल में, अर्थात स्पष्ट हो गया मित्रों कि गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो निर्मल चित्त के समान है। यह परीक्षा का महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया।
कि गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो निर्मल चित्त के समान है। अब उस जल में, है ना, उस जल में क्या करना है तुमको, छायात्मा अपि, छायात्मा अर्थात प्रतिबिंब, या कह ले मित्रों परछाई, है ना। तो हम लोग सीधे सीधे अर्थ लगा लें कि छाया शरीर कर लेते हैं, छाया शरीर। अपि माने भी, अप्रकृति शुभगो माने स्वभाव से सुंदर, स्वभाव से सुंदर। हमारे कुछ भाइयों बहनों का कहना है कि सर इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखा करिए, दिखता नहीं है। चलिए ठीक है, बड़ा बड़ा लिखते हैं हम। छाया शरीर भी स्वभाव से सुंदर, लप्स्यते, लप्स्यते मतलब मित्र होता है प्राप्यते, प्राप्यसी, लेकिन हम लोग अर्थ लगा लेंगे हो जाएगा, है ना, हो जाएगा, तभी हम लोगों का सटीक अर्थ बैठेगा। हो जाएगा, ते मने तुम्हारा, ते मने तुम्हारा अर्थात किसका मित्रों, मेघ का। प्रवेशम अर्थात प्रवेश, प्रवेशम अर्थात प्रवेश हो गया। अब अर्थ को सुनिए, कह रहे हैं कि गंभीरा नदी के निर्मल चित्त के समान जल में स्वभाव से ही सुंदर तुम्हारा छाया शरीर भी सरलता से क्या हो जाएगा, प्रवेशम अर्थात प्रवेश हो जाएगा। इस प्रवेशम को यद्यपि मित्र हम लोग नीचे ही लिख लें तो सही रहेगा, है ना, प्रवेश हो जाएगा। अब देखिए मित्रों, इनके कहने का भाव देखिए, स्पष्ट शब्दों में समझिए। यह है कि देखिए, जब कवि कालिदास जी हैं, कवियों के शिरोमणि हैं, अग्रणी हैं हमारे, तो ऐसे ही रचना नहीं किए। कहने का भाव उनके देखिए कि किसी भी जल में किसी की भी छाया, चाहे वह मेघ की हो, चाहे हमारे स्वयं की हो, चाहे वृक्षों की हो, वह कभी तभी उतरती है उस जल में जब वह जल निर्मल होता है, अर्थात एकदम स्वच्छ साफ होता है, तो उसकी छाया उसमें उतर जाती है। ठीक वही बातें इसमें कह रहे हैं कि तुम्हारा छाया शरीर स्वभाव से सुंदर, तुम्हारा छाया शरीर उसमें सरलता से क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तुम्हारा शरीर प्रविष्ट हो जाएगा। अब बातें समझ में आ गई। अब आगे करें, जब तुम्हारा शरीर उसमें प्रविष्ट हो जाए उस गंभीरा नदी में, तो क्या होगा देखिए, करें तस्माद अस्याह, तस्माद माने इसलिए, है ना, इसलिए तुम, थोड़ा सा मित्रों यहां पर हम लोग अन्वय बनाकर पढ़ेंगे तब इस पंक्तियां को समझ पाएंगे। कहे इसलिए तुम माने तुम, इसलिए तुम अर्थात कौन मित्रों, तो कह रहे मेघ। इसलिए तुम क्या, अस्याह माने इस, उसकी, है ना, उसकी, षष्ठी तो कह रहे उसकी, उसकी अर्थात किसकी मित्रों, इस गंभीरा की, उसकी गंभीरा की, है ना। अब फिर से समझिए, इसलिए तुम उसकी कुमुद विशद विषदान अर्हसी। कुमुद विषदान, पहले कुमुद विषदान को देखते हैं। कुमुद मतलब होता है मित्रों कुमुद पुष्प, कुमुद पुष्प के समान, पुष्प के समान क्या चीज, तो कुमुद का पुष्प कैसा होता है मित्रों, यह भी परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी के बहुत पहले। ठीक, तो समान क्या, धवल, धवल कह लें, चाहे मित्रों हम लोग सफेद कह लें। ठीक, तो कुमुद पुष्प के समान धवल। अब यह कुमुद पुष्प के समान धवल कौन है, तो चटुल। अब यहां चलते हैं मित्रों थोड़ा सा हम लोग, चटुल सफर उद्धर्तन उद्वर्तन प्रेक्षितानि। चटुल सफरा, चटुल मतलब होता है मित्रों चंचल, शब्दार्थ की दृष्टि से महत्वपूर्ण नोट कर लीजिएगा। सफरा अर्थात मछली, कौन सी मछली मित्रों, जिसको हम लोग कहते हैं ना पोठी मछली। ठीक, पोठी मछली, चंचल पोठी मछली के। अब आगे कह रहे हैं कि उद्धर्तन अर्थात उलटने रूपी, उलटने रूपी चितवन, प्रेक्षितानि अर्थात चितवन। ठीक मित्रों, उलटने रूपी चितवन को। तो यह मित्रों देखिए इसका विशेषण है, यह क्या है, यह वाला विशेषण है। ठीक, किसका विशेषण है, इस कुमुद पुष्प के समान धवल, अरे क्षमा कीजिएगा, यह इसका विशेष्य है ना। कुमुद पुष्प के समान धवल कौन है, तो यह इसका विशेषण होगा।
यह इसका विशेषण और यह क्या हो जाएगा मित्रों, विशेष्य। राइट, चलिए अब देखिए, अब इसके अर्थ को हम लोग लगाते हैं कि इसलिए तुम उसकी कुमुद पुष्प के समान धवल चंचल पोठी मछली के उलटने रूपी चितवन को, थोड़ा सा भी मित्रों भी समझने में कठिनाई हो रही होगी, कोई बात नहीं, पहले पूरा करेंगे फिर अलग से समझेंगे। इस उलटने रूपी चितवन को अरहस्य मने हो, न मने नहीं, ठीक, और धैर्यान, धैर्यान अर्थात मित्रों धृष्टता पूर्वक, धृष्टता से, और अमोघी मतलब विफल, अमोघी अर्थात विफल, और कर्तुम अर्थात करने में, ठीक, कर्तुम अर्थात करने में। तो कह रहे हैं कि तुम उनको धृष्टता पूर्वक उनको विफल करने में समर्थ न हो, यानी उसके योग्य न हो। अब मित्रों पहले हम लोग इसके अर्थ को इस प्रकार समझ लेते हैं, पुनः इसको समझेंगे। देखिए, जो नदियों का जो जल होता है यह स्वाभाविक सी प्रकृति है मित्रों। जो लोग गांव देहात से होंगे वो सभी लोग इस दृश्य को देखे होंगे और अच्छे तरीके से समझते होंगे, हमें समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम भी गांव से हैं, देहात से हैं, तो ये सब चीजों को हम लोगों ने जिया है, देखा है। उसमें यूं कह लें कि अटखेलियां किया है, मस्ती किए हैं हम लोग उसमें, कि जब देखिए बादल जब ऊपर आसमान में छाता है ना, तो वह कैसा होता है, सांवला होता है। वह कैसा हो जाता है, सांवला रहता है। सांवला तो काला होता ही है। और जब नीचे जो पानी होता है अगर वह निर्मल स्वच्छ है तो उसमें उसका रूप सरलता से प्रवेश कर जाएगा, अर्थात वह जो पानी है ना वह भी बिल्कुल काला अर्थात सांवला नजर आने लगता है। क्योंकि वह उसी की परछाई उसमें दिख रही है तो सांवला नजर आने लगता है। अब ऐसे स्थिति में जो उस जल में पोठी मछली होती है मित्रों, यह पोठी मछली किसको कहते हैं, जो कि लगभग साइज कितनी बड़ी होती हैं, और उनका दोनों तरफ पीठ का भाग जो इस तरह मछली है, तो इधर का भाग इधर का भाग बड़ा ही सफेद होता, बड़ा चमकता है वह, है ना। तो वह क्या करती है, यह जो जल है ना, तो जल में से ऐसे उलट उठती हैं, फिर पलट करके इसमें गिरती हैं, उठती हैं, उछलती हैं, पलट करके गिरती हैं। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों मछलियां एक एक साथ सब ये क्रिया करती हैं। उसी को कह रहे हैं कि चंचल पोठी मछली के उलटने रूपी चितवन को तुम धृष्टता से विफल करने योग्य मत होना, अर्थात ऐसा नहीं कि वहां से हम भाग जाएं, चाहे कुछ और भी क्रिया करने लगे, ऐसा झमाझम बारिश करने लगे। उस बारिश में नहीं मित्रों, जब उनका बारिश नहीं होती रहती है, सिर्फ उसका प्रतिबिंब दिखता रहता है, तभी ये पोठी मछलियां ये कार्य करती हैं वहां पर। तो कह रहे हैं कि इनके उलटने रूपी चितवन को तुम विफल मत करना। वहां से तुम जो है कि उनको उलटने रहिए तो उनको उलटने देना, उनको वह क्रीड़ा करने देना। आगे बातें समझ में मित्रों, ठीक। अब हम लोग इसके पूरे अर्थ को देख लेते हैं एक बार। कह रहा है यक्षमेघ से कि हे मेघ, तुम अब आगे जब बढ़ोगे, उज्जैनी से आगे जाओगे तो तुम्हें कौन नदी मिल जाएगी, गंभीरा, ठीक। और इस गंभीरा नदी के चित्त के समान निर्मल जल में स्वभाव से सुंदर छाया शरीर भी तुम्हारा प्रविष्ट हो जाएगा। और इसलिए तुम उस गंभीरा में जो कुमुद पुष्प के समान धवल चंचल पोठी मछली के उलटने रूपी चितवन को धृष्टता से, धैर्यान धृष्टता से तुम नहीं विफल करने योग्य, अमोघी मतलब विफल करने योग्य मत होना, अर्थात उनको विफल मत करना। अब देखते हैं मित्रों हम लोग इसमें से प्रश्नोत्तरी को भयंकर निकलेंगे, ठीक। तो प्रश्न क्या है, पहला ही गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो चित्त के समान निर्मल है, यह हम लोगों का पहला प्रश्न हो गया। गंभीरा नदी का जल कैसा है, तो चित्त के समान निर्मल है, ठीक। अच्छा, दूसरा प्रश्न, किस नदी के जल में मेघ का शरीर प्रविष्ट कर जाता है, यहां पर सीधे लिखा है ना, छायात्मापि ते प्रवेशम, तुम्हारा छाया शरीर भी प्रवेश कर जाएगा। तो किस नदी में मेघ का छाया शरीर भी प्रवेश कर जाता है मित्रों, तो सीधा सीधा उत्तर हो जाएगा गंभीरा नदी में। यह हो जाएगा हम लोगों का प्रश्न संख्या 2, ठीक। अच्छा, अब अगला प्रश्न सुनिए कि
यह चंचल पोठी मछलियां अपने उलटने रूपी चितवन यानी चंचल पोठी मछलियां किस नदी के जल में उछल रही हैं, है ना। यह चटुल सफरा किस नदी के जल में उछल रही है मित्रों, तो यह भी क्या हो जाएगा, गंभीरा नदी में हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। ठीक, और इसमें देखिए प्रश्न संख्या 4 कि कुमुद का पुष्प कैसा होता है मित्रों, तो धवल होता है अर्थात सफेद होता है, हो जाएगा प्रश्न संख्या हम लोगों का 4। प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं मित्रों कि चटुल का अर्थ क्या होता है, तो चंचल, और सफर का अर्थ क्या, सफरों का अर्थ मित्रों क्या होता है, तो मछली। अगर ऑप्शन में दे दे पोठी, राहू, भाकुर, जो भी होते होंगे मछलियों के नाम मुझे नहीं आता, ठीक, तो जो भी मछलियों के नाम होगा तो पोठी मछली लगाइएगा मित्रों। ये हो जाएगा हम लोगों का प्रश्न संख्या 5। राइट, चलिए अब इसमें से ये साहित्य और शब्दार्थों की दृष्टि से हो गया प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं इसमें से विशेष विशेषण का निकाल लेते हैं। तो देखिए विशेष विशेषण, यहाँ चित्त के समान निर्मल, तो मित्रों ये चित्त क्या है और ये निर्मल, स्पष्ट समझ सकते हैं कि चित्त क्या हुआ हमारा विशेष्य, ठीक, और यह क्या हो जाएगा विशेषण, यह क्या हो जाएगा विशेषण, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर ये वाली जो बातें हमने कहा कि कुमुद विषदान अरहसी, यानी कि कुमुद विषदान यानी पुष्प के समान धवल है, कौन है, तो चंचल पोठी मछलियां हैं। ठीक, तो मित्रों यह इसका हो जाएगा विशेषण। राइट, विशेष विशेषण से बहुत ज्यादा इसमें है नहीं वैसा जो आप लोगों को उलझाएगा। हाँ, सर्वनाम है कि यह तुम किसके लिए आया है, तो मित्रों मेघ के लिए आया है। यह सर्वनाम अस्या किसके लिए आया है, तो मित्रों यह गंभीरा नदी के लिए आया है। यह सारे के सारे प्रश्न हैं व्याकरणात्मक इस प्रकार की दृष्टि से अगर देख ले तो। चलिए अब इसमें मित्रों हम लोग अलंकार भी निकाल लेते हैं, तब व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ बढ़ा जाएगा। अलंकार देखिए यहां पर कह दिए ना कि चित्त के समान, हिंदी भी लिखे हैं स्पष्ट रूप में मित्रों, देख लीजिए कि चेतस इव प्रसन्ने, मन के समान, तो संज्ञा से लगा है मित्रों, उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, अगर यह पंक्ति रख दिया जाए, याद रहे हम भी हो सकता है हम लोग अपने लाइव टेस्ट प्रश्नोत्तरी में रखेंगे इसको, तो उपमा अलंकार एकदम स्पष्ट है, कोई झमेला नहीं, कोई इसमें संशयात्मक नहीं। अब बात ये पड़ती है मित्रों कि इसमें एक देश विवर्ती उपमा है, एक देश विवर्ती है, तो अगर आप लोगों को ऐसे परीक्षा में यह तो नहीं देगा, लेकिन मान लेते हैं क्या पता अगर दे ही दे, तो वैसे देना नहीं चाहिए लेकिन दे दे, तो यह भी याद रहे कि एक देश विवर्ती उपमा है। चलिए अच्छा ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो एक देखिए यहां पर भी हम लोगों को उपमा अलंकार ये नजर आ रहा है कि कुमुद पुष्प के समान, ठीक, किसके समान मित्रों, तो कुमुद पुष्प के समान धवल है, सफेद है। तो यहां भी मित्रों हम लोगों की इस पंक्ति में भी उपमा अलंकार। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखते हैं गंभीराया, षष्ठी विभक्ति मित्रों सरल सा है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ पर आप लोगों को। पयसी, यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पयसी जल में। फिर सरितस चेत शिव प्रसन्ने, यहाँ पर मित्रों प्र उपसर्ग लगा लीजिए, सद धातु से कत प्रत्यय लगा लीजिए, क्या हो जाएगा प्रसन्न। इसके बाद सु आदि की उत्पत्ति कर लेंगे हम लोग, सप्तमी विभक्ति के एक वचन में बन जाएगा प्रसन्ने, खत्म, सरल है, कोई समस्या नहीं। छायात्मा, परीक्षा के लिए मित्रों बहुत बहुत महत्वपूर्ण यह व्याकरणात्मक टिप्पणी है। छाया चासव आत्मा, छाया चासव आत्मा अर्थात मित्रों कर्मधारय समास, एकदम नोट कर लीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण। ठीक, अभी प्रकृति सुभगो, प्रकृत्या सुभगः, स्वभाव से सुंदर मित्रों, तो तृतीया तत्पुरुष समास, कोई समस्या नहीं। लप्स्यते, यह भी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। लिप धातु है, उपदेहे अर्थ में है, किस अर्थ में है, उपदेहे अर्थ में है, और इसके बाद लिट लकार है, अद्यतन भविष्य, क्या है अद्यतन भविष्य होगा यहाँ पर, अद्यतन भविष्य में, और प्रथमा विभक्ति का और प्रथम पुरुष का एक वचन,
प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बन जाएगा मित्रों? लप्स्यते। लिप धातु उपदेय अर्थ में, सब नोट कर लीजिएगा, कुछ भी इसमें से परीक्षा में से पूछा जा सकता है। ते तुम्हारा प्रवेशम पूछना ही नहीं है। अब तस्माद अस्याः षष्ठी पूछना ही नहीं है, षष्ठी विभक्ति कुमुद विसदा। अब कुमुद विसदा मित्रों, कुमुदवद विसदा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमित समास, उपमित समास। ठीक, कोई समस्या नहीं। अब अर्हसि त्वम सप्तमी विभक्ति है, कोई समस्या नहीं होगा मित्रों यहाँ पर आप लोगों को, है ना। और फिर त्वम न धैर्यान अमोघी कर्तुम, इसको देख लेते हैं मित्रों। मोघ पहले लगाएंगे, क्या हो रहेगा? मोघ से यहाँ पर देखिए च्वी प्रत्यय लगा लेंगे। च्वी को मित्रों हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पर दीर्घ कर लेंगे, है ना। इत्व दीर्घ कर लेंगे, दीर्घ करने के बाद बन जाएगा मोघी। और इसके बाद क्री लगा देंगे, क्री से तुमुन प्रत्यय लगा करके बना लेंगे मित्रों मोघी कर्तुम, बन जाएगा, कोई समस्या नहीं। तो मोघी में अगर पूछ दे मित्रों तो च्वी प्रत्यय है, पूरे में तो तुमुन प्रत्यय आप लोगों को स्पष्ट दिख ही रहा है, इसमें कुछ पूछना ही नहीं है। बाकी देखिए चटुल सफर, है ना। तो मित्रों चटुल सफरा, चटुलाह सफरा चंचल, तो मित्रों यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। यहाँ तक चटुल सफरा पूछा जा चुका है, हो सकता है पुनः पूछा जाए। कर्मधारय समास एकदम नोट कर लीजिएगा परीक्षा में। अब है देखिए तेसाम उद्वर्तनानि, क्या हो जाएगा मित्रों? षष्ठी तत्पुरुष समास। अब यहां तक कर लेंगे, यहां तक तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब है प्रेक्षितानि, है ना। अब क्या है मित्रों आगे? प्रेक्षितानि, तो क्या हो जाएगा कि उनके समान चितवन, क्या उनके समान चितवन, यानी कि तान्येव प्रेक्षितानि, तो मित्रों क्या हो जाएगा? पुनः से यहां पर कर्मधारय समास। ठीक, अगर यहां से ले, फिर से समझिएगा बात को, कि यहां से लेकर के अगर यहां तक सीधा सीधा पूछ दे कौन समास है, तो मित्रों सीधा सीधा दीजिए, लिखिए कि कर्मधारय समास है। और अगर यहां से लेकर के अगर यहां तक पूछ दे कि कौन सा समास है मित्रों, तो षष्ठी तत्पुरुष। और अगर यहां से लेकर के सिर्फ सफरा तक पूछ दे तो पुनः मित्रों कौन सा समास? कर्मधारय समास। तो हम समझते हैं समास के दृष्टि से भी मित्रों यह संपूर्ण हो गया आप लोगों को। अब इसमें देखिए एक चर्चा हम लोग अभी कहा था कि गंभीरा पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ले। गंभीरा नदी है कहाँ, बहती कैसी है, क्या है, और नायक नायिका का कैसा है, यह भी परीक्षा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो देखिए यह गंभीरा नदी भी सेम उसी नदी के समान है। किस नदी के समान है मित्रों? गंधवती। यह दोनों अभी हम लोगों ने इसके पहले भी क्या पढ़ा? महाकाल मंदिर किस नदी के किनारे है? तो मित्रों किस नदी के किनारे है? गंधवती नदी के किनारे है महाकाल मंदिर। अब इसी गंधवती के बाद जब आगे थोड़ा सा बढ़ते, जो मालवा का जो क्षेत्र है उसी मालवा के क्षेत्र में ही बहने वाली, है ना, अर्थात सीधे सीधे लिख लीजिए। अगर आप लोगों को परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि गंभीरा कहाँ बहती मित्रों, तो एकदम लिख लीजिए मालवा क्षेत्र में ही बहती है, मालवा क्षेत्र में बहती है या कौन? गंभीरा नदी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये गंधवती के समान ही उपधारा है। ये देखिए बहुत बड़ी गंभीरा और गंधवती नदी नहीं है, यह सब छोटी छोटी नदियां हैं। और गंभीरा नदी भी हो सकता है जाकर के आगे शिप्रा नदी में मिल जाए। शिप्रा नदी थोड़ी सी बड़ी नदी है ना, मेरे हाथ पे मत आप लोग जाइएगा, बहुत बड़ी नदी है। ठीक, तो शिप्रा नदी में जा करके हो यह गंभीरा भी मिलती है, राइट। तो गंभीरा है चाहे गंधवती है, जो महाकाल मंदिर के समीप, ये दोनों उपधाराएं अर्थात छोटी सी नदियां हैं, बहुत ज्यादा बड़ी नदियां नहीं है। और यह गंभीरा जो है मालवा के क्षेत्र में बहती है, यह नोट कर लीजिएगा, राइट। अब एक चीज और इसमें नोट कीजिए आप लोग कि देखिए इसको हम लोग उदात्त नायिका की ध्वनि भी निकलते, अर्थात इसको उदात्त नायिका भी कह सकते हैं। एकदम मित्रों नोट कर लीजिए, उदात्त नायिका। उदात्त नायिका कौन है? अगर आप लोगों से आ जाए, यह ध्वनि निकलती मित्रों बड़ा अंदर तक, गहराई तक जब जाएंगे, रस में डूबेंगे तब निकलेगा। हम लोग रस में थोड़ा डूबना, हम लोगों को तो बस परीक्षा का प्रश्न खोद करके निकालना है। ठीक, तो हम लोग जब रस में डूबने, आप लोगों को डूबे चाहे ना डूबे, लेकिन है कि यह प्रश्न खोद कर निकाला जा सकता है कि उदात्त नायिका है यह कौन? गंभीरा। परीक्षा में प्रश्न पूछ दे
कि उदात्त नायिका किस नदी को कहते हैं। गंभीरा है, उसके बाद कुछ दे दे, गंधवती दे दे, शिप्रा दे दे, फलाना दे दे, ढिमका दे दे। तो कौन सी नदी है मित्रों? उदात्त नायिका गंभीरा नदी है, यह नोट कर लेना है। अब प्रश्न उठता है मित्रों कि उदात्त नायिका इसको क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? तो देखिए, उदात्त नायिका वह होती है जिसका कि प्रेम बड़ा गहरा होता है। उदात्त नायिका उसको कहते हैं जिसका कि प्रेम बड़ा गहरा होता है। तो यह देखिए, यह भी बड़ा गहरा, इसमें गहराई से उतरने की चर्चा है। गंभीरा, इसका नमवा है गंभीर गहरा, इसलिए मित्रों एक ध्वनि निकलती है कि उदात्त नायिका है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, तो हम समझते हैं यह भी श्लोक पूर्ण हो गया है। ठीक है, तो आज की कक्षा में मित्रों इतना ही रहने देते हैं। आप लोगों की यह कक्षा कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके मित्रों अवश्य बताइएगा। कहीं से भी कोई न समझ में आए, कोई त्रुटि हो तो हमें अवश्य ही बताइएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, थोड़ी सी दूर से आए हैं, थकान भी है। तो ठीक है मित्रों, कल मिलते हैं हम लोग ठीक इसी समय 7:30 बजे। तब तक के लिए नमो नमः।